नेक्स्ट यूनिट है यूनिट 5 नाइट्रोजन के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो नाइट्रोजन के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में सबसे पहले जो नाइट्रोजन के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनकी सिंथेसिस की बात करेंगे। सिंथेसिस के बाद कुछ उसकी केमिकल रिएक्शन, फिर आगे उसकी और ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले है नाइट्रोजन के कार्बनिक यौगिक में नाइट्रो एल्केन, और इसके अलावा नाइट्रोजन के ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे नाइट्रो एल्केन व नाइट्रो एरीन। ठीक है, तो नाइट्रो एल्केन व नाइट्रो एरीन बनाने की विधि। सिंथेसिस ऑफ नाइट्रो एल्केन एंड नाइट्रो एरीन्स। तो हम सबसे पहले इनके सिंथेसिस के मेथड्स पढ़ते हैं। तो फर्स्ट है सबसे पहले इसमें एल्किल हैलाइडों से, बाय एल्किल हैलाइड। तो एल्किल हैलाइड से सबसे फर्स्ट रिएक्शन है। तो कैसे बनाएंगे हम एल्किल हैलाइड से? देखो, एल्किल हैलाइड लेते हैं C2H5Br, ठीक है, प्लस। अब हम एल्किल हैलाइड में अगर AgNO2 की क्रिया करवाते हैं, AgNO2 की रिएक्शन करवाने पर यहाँ से Ag और यहाँ से Br निकल गया, तो NO2 डायरेक्ट कार्बन के साथ जुड़ जाएगा, C2H5NO2। तो क्या बन गया? नाइट्रो एल्केन। और यहाँ क्या निकल गया? Ag3। बहुत सिंपल। इसके बाद नेक्स्ट सेकेंड देखो, एमीनो से तो एमीनो से कैसे किया जाता है सिंथेसिस? देखो, नेक्स्ट है एमीनो से कैसे करेंगे? देखो, CH3 हमें 3 डिग्री एमीन लेना है, ठीक है, 3 डिग्री है। जब हम इन्हें KMnO4 से ऑक्सीकृत करवाएंगे, पोटेशियम परमैंगनेट से ऑक्सीकृत करवाएंगे, तो ये NO2 ऑक्सीकरण के दौरान क्या होगा? ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन को लेके चले जाएंगे और एक ऑक्सीजन आके यहाँ जुड़ जाएंगे। तो डायरेक्ट हम प्रोडक्ट बना रहे हैं NO। सिर्फ याद रखना है, ऑक्सीकृत करवाया है, ऑक्सीकृत करेंगे तो अमोनिया समूह NO2 में बदल जाता है। आगे भी काफ़ी रिएक्शंस में इसकी ज़रूरत पड़ेगी कि अमोनिया NO2 में बदलता है, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड है नाइट्रीकरण। अब नाइट्रीकरण में क्या करेंगे हम? एल्कीन, ये एल्कीन है, एल्कीन में अगर हम HNO3 की रिएक्शन करवा दें, नाइट्रिक अभिक्रिया करवा दें, नाइट्रो एल्किल बनाने के लिए हम क्या करते हैं? ये जो एल्कीन और HNO3 की रिएक्शन हो रही है, ये गैसीय अवस्था में हो रही है और टेम्परेचर होगा लगभग 400 से 500 डिग्री सेल्सियस। रिएक्शन करवाते हैं तो इसका नाइट्रीकरण हो जाता है। और नाइट्रीकरण की प्रोसेस में आगे इससे पहले जब हम पढ़ चुके हैं बेंजीन की रिएक्शंस, नाइट्रीकरण पढ़िए ना, तो उसमें क्या हुआ था? बेंजीन में एक हाइड्रोजन हट के NO2 लग जाए, तो इसी में भी सेम यही होगा, एक हाइड्रोजन को हटा के NO2 लगाना है, ठीक है। नाइट्रीकरण हो गया। इसके बाद ये तो नाइट्रो एल्केन की होगी। अब नाइट्रो एरीन की विधि देख लेते हैं। अब क्या होगा? नाइट्रो एरीन की एक विधि है जिसमें जैसे जो बेंजीन के नाइट्रो एरीन किससे बना सकते हैं हम? बेंजीन से। अगर हम बेंजीन का नाइट्रीकरण करवा दें किसी नाइट्रीकारक मिश्रण से, सांद्र H2SO4 नाइट्रीकारक मिश्रण, कोई भी नाइट्रीकारक मिश्रण जैसे कि सांद्र H2SO4 प्लस HNO3, ये रिएक्शन काफ़ी बार पढ़ चुके हो। ये नाइट्रीकारक मिश्रण की तरह कार्य करता है और इसके एक हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन करके उसकी जगह क्या जोड़ देता है? NO2, ठीक है। तो ये रिएक्शन कैसे कंप्लीट हुआ इसको दोबारा से देख लेते हैं। वैसे हम जब फिनॉल की रिएक्शन पढ़ी थी, कुछ सेम उसी तरह की रिएक्शन है। देखो, जैसे H, ये हो गया, क्या हो गया? HNO3, ठीक है। अब H2SO4 क्या होगा? H2SO4 का नेचर होगा ये H प्लस देगा, तो H प्लस HSO4 माइनस में टूटेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ से HSO4 माइनस को निकाल देती हूँ, ठीक है। निकल गया, H प्लस बचा। अब H प्लस इसके लोन पेयर की तरफ अट्रैक्ट होगा और उसके साथ बॉन्ड बनाकर जुड़ जाएगा, NO2।
लेकिन ऑक्सीजन ने 3 बॉन्ड बना लिए, इसीलिए उस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब ये ऑक्सीजन क्या कोशिश करेगा कि मेरा पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाए, तो बॉन्ड को तोड़ेगा। हाइड्रोजन के साथ तो बॉन्ड फॉर्म किया है तो बॉन्ड तोड़ेगा इससे। ऑक्सीजन की विद्युतता ज़्यादा तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इसमें माइनस और इसमें प्लस, क्या निकल जाएगा यहाँ से H2O, यहाँ से माइनस H2O निकलेगा। उसके बाद क्या होगा, क्या बचा NO2 प्लस। ठीक है, अब ये NO2 जो NO2 प्लस बचा है, ये NO2 प्लस किस पर अटैक करेगा, बेंजीन रिंग। जैसे ही बेंजीन रिंग पर अटैक करेगा, ये रिएक्शन भी पढ़ चुके हो कि बीच में एक मध्यवर्ती बनता है जिसे वीलैंड मध्यवर्ती कहते हैं। अभी कैसे बना, इस यहाँ से यहाँ तक की प्रोसेस एक बार देख लेते हैं। देखो ये 3 बॉन्ड होंगे, NO2 कहाँ अटैक करेगा, NO2 प्लस जहाँ माइनस होगा, तो बॉन्ड हमने तोड़ दिया, यहाँ पर तोड़ देते बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस पे गए माइनस और इस पे क्या आ गया प्लस। ठीक है, अब प्लस आएगा, यहाँ पर हाइड्रोजन पहले से जुड़ा हुआ है, प्लस ये आएगा और यहाँ पर जुड़ जाएगा HNO2 और इधर क्या आ गया प्लस। ये सिचुएशन आ गया। अब देखो अब क्या होगा, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन फिर इधर जाएंगे, अब बॉन्ड इधर की तरफ जाएंगे बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इस पॉजिटिव चार्ज को खत्म करने के लिए माइनस आना चाहिए, तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किधर जाएंगे इधर, तो इधर गए। तो नेक्स्ट सिचुएशन में क्या होगा, नेक्स्ट कंडीशन ये आएगी प्लस, यहाँ माइनस प्लस, तो यहाँ क्या हो जाएगा, एक बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा H। ठीक है, एक बॉन्ड ये। अब क्या होगा, इस प्लस को खत्म करना है, तो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर, तो इधर माइनस, तो ये दोनों बॉन्ड फॉर्म कर लेंगे और यहाँ क्या आ जाएगा प्लस H और यहाँ क्या आ गया NO2, तो यहाँ बॉन्ड बन गया, यहाँ बॉन्ड बन गया, अब प्लस आ गया यहाँ। अब देखो अब क्या होगा, H प्लस निकलेगा, H प्लस के रूप में निकलेगा, तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस यहाँ पर आएंगे, यहाँ माइनस और यहाँ प्लस, आगे कंडीशन में यहाँ बॉन्ड बन। अब देखो पॉजिटिव चार्ज कौन कौन से पोजिशंस पे, ऑर्थो एंड पैरा। ठीक है, तो इसीलिए हाफ रोटेशन इस पोजीशन पे तो नहीं है, इस सिचुएशन यहाँ पर तो नहीं है ना, मेटा पर है, लेकिन दो ऑर्थो और पैरा को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पर डॉटेड करके हाफ सर्कल बनाया और पॉजिटिव चार्ज लगा। इसको बोलते हैं वीलैंड मध्यवर्ती या एडेनियम आयन। ठीक है, अब ये वीलैंड मध्यवर्ती बना। अब इसके बाद ये लास्ट सिचुएशन कौन सी थी, ये वाली थी, जो इसमें लास्ट सिचुएशन जिसमें क्या हुआ था, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस पे आए थे, तो इसी तरह यहाँ प्लस होगा, H प्लस यहाँ पर माइनस आएगा, प्लस माइनस को सेटिस्फाई किया और H प्लस निकल गया, माइनस H प्लस, लास्ट में कौन जुड़ गया NO। ये रिएक्शन कंप्लीट हो गई। ये हो गई नाइट्रो एडीन बनाने की विधि। अब देखो हम नाइट्रोजन के ऑर्गेनिक कंपाउंड में सिर्फ ये पढ़ रहे हैं कि हम एक सीधी चेन का नाइट्रीकरण करवा रहे हैं, एक साइक्लिक चेन का नाइट्रीकरण करवा रहे हैं, मतलब हमें NO2 ग्रुप को जोड़ना है। तो NO2 ग्रुप को जोड़ने के लिए हम कौन कौन से नाइट्रीकरण करने वाले अभिकर्मक यूज़ कर सकते हैं, तो कौन कौन से कर सकते हैं, विभिन्न प्रकार के हैं, जिसमें फर्स्ट है नाइट्री कारक मिश्रण। सबसे पहला क्या है, नाइट्री कारक मिश्रण। अब ये नाइट्री कारक मिश्रण क्या होता है, जब ये जो इस रिएक्शन में यूज़ किया गया वो नाइट्री कारक मिश्रण है। सांद्र HNO3 प्लस सांद्र H2SO4, इन दोनों का जो मिश्रण होता है उसको बोलते हैं नाइट्री कारक मिश्रण। इन दोनों के मिश्रण को बोलते हैं नाइट्री कारक मिश्रण। ठीक है, इस नाइट्री कारक मिश्रण के द्वारा हम क्या करवा सकते हैं, नाइट्रीकरण। अब देखो इसमें क्या, एक तो HNO3 है नाइट्रिक अम्ल, और यहाँ पर H2SO4 प्रबल अम्ल है, एक अम्ल है ना, तो हम ऐसा भी कर सकते हैं, इसकी जगह कोई और अम्ल लेके जो H प्लस देने की क्षमता बहुत ज़्यादा रखे, वो भी नाइट्रिक कारक मिश्रण हो सकता है। तो फर्स्ट तो ये हो गया। सेकेंड देखो सांद्र नाइट्रिक अम्ल, सांद्र नाइट्रिक अम्ल, देखो सांद्र नाइट्रिक अम्ल में नाइट्रिक अम्ल सिर्फ नाइट्रिक अम्ल, जैसे ये नाइट्रिक अम्ल है ना, केवल अब ये इसी का यूज़ करना है, इसको यूज़ नहीं किया, तो करना कैसे कर सकते हैं, कैसे काम करेगा, केवल सांद्र नाइट्रिक अम्ल HNO3 प्लस HNO, केवल सांद्र नाइट्रिक अम्ल है, तो ये कैसे काम करता है, इसका तो काम हमने देख लिया, इसको देख लेते हैं।
ये H+ देगा, ऑक्सीजन के लोन पेयर की तरह अट्रैक्ट होगा और यहाँ से क्या निकलेगा NO3 माइनस और यहाँ आएगा NO2H। ठीक है, अब यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर गए माइनस और इस पर क्या आ गया प्लस, तो क्या निकल जाएगा -H2O और क्या बन गया यहाँ पर NO2+, सेम। ठीक है, ये हो गया नाइट्रिक अम्ल। अब इसके बाद है थर्ड, ये भी अब इसके द्वारा नाइट्रीकरण करवा सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है सधूम, फ्यूमिंग, सधूम नाइट्रिक अम्ल। अब सधूम नाइट्रिक अम्ल, सधूम का मतलब है उसमें गैस मिला दी गई है। जब नाइट्रिक अम्ल में अतिरिक्त NO2 गैस घुली होती है तो उसे सधूम नाइट्रिक, मतलब हमें एक गैस मिलानी है और तो क्या होता है इसमें, जब सांद्र HNO3 में क्या ऐड हो, अतिरिक्त NO2, तो फ्यूमिंग से याद रखना है, सधूम से धुआं, धुआं से मतलब गैस, अतिरिक्त NO2 घोल दी गई है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है तनु नाइट्रिक अम्ल। अभी हमने पहले क्या पढ़ा था, सांद्र नाइट्रिक अम्ल, अब हमने तनु नाइट्रिक अम्ल। और तनु नाइट्रिक अम्ल क्या होता है, ये कुछ सक्रिय यौगिक होते हैं जैसे फिनॉल, एनिलीन एक्सेट्रा। ये सक्रिय समूह क्यों है, क्योंकि ये इतने सक्रिय होते हैं, बेंजीन वाले को इतनी ज़्यादा सक्रिय कर देते हैं कि कोई भी इलेक्ट्रॉन इसमें आकर इस पर अटैक करे। तो इसके सक्रियकारी प्रभाव के कारण ये ऑर्थो और पैरा निर्देशकारी हो जाता है और आराम से कोई भी इलेक्ट्रॉन इसमें आएगा ऑर्थो पैरा पर अटैक करे। तो ऐसे समूह के लिए नाइट्रीकरण करवाना हो तो क्या लेते हैं हम, तनु नाइट्रिक अम्ल यूज किया जाता है। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट है एक और रिएक्शन देखते हैं जिसमें हम एरीन क्या बोलते हैं, एरिल नाइट्रो एरीन बना रहे हैं। ठीक है, तो देखो हमने क्या किया, एक क्या टोलुइन लिया। अगर हम टोलुइन के साथ CH3COONOP, ये इसका नाम होता है एसिटिल नाइट्रेट, तो हम रिएक्शन पढ़ रहे हैं एसिटिल नाइट्रेट से, इसके साथ जब रिएक्शन करवाते हैं तो क्या होगा, इसकी ऑर्थो पैरा स्थिति पर नाइट्रीकरण होगा। तो अब देखो ऑर्थो पैरा स्थिति पर हाइड्रोजन पहले से जुड़े हुए होंगे, तो क्या होगा, हम पहले इस सिचुएशन पर जुड़ रहे हैं तो यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा CH3COOH, तो क्या निकल जाएगा CH3COOH और इस स्थिति पर NO2, बिल्कुल ईजी रिएक्शन है। ठीक है, कंप्लीट। अब है नेक्स्ट नाइट्रीकरण को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर्स अफेक्टिंग नाइट्रेशन। तो प्रभावित करने वाले कारक पढ़ते हैं। फर्स्ट कारक टेम्परेचर, ताप। जो सामान्य ये अब ताप का इफेक्ट क्या होता है, अगर हम कम ताप पर, कैसा लो टेम्परेचर, कितना 30 to 60 डिग्री सेल्सियस पर अगर नाइट्रीकरण करवाते हैं तो मोनोनाइट्रो उत्पाद मिलते हैं। कैसे मोनोनाइट्रो, मतलब एक ही NO2 जुड़ेगा। जैसे हमने ली बेंजीन, अगर वही हमने नाइट्रीकारक मिश्रण सांद्र मोस्टली इसी का यूज़ करते हैं, इन दोनों में इसका यूज़ करेंगे। और इसके अलावा ज़्यादातर इसी नाइट्रीकारक मिश्रण H2SO4, तो इसका काम क्या होता है, NO2 जोड़ना। लेकिन टेम्परेचर हमने 30 to 60 डिग्री सेल्सियस रख दिया तो क्या हो जाएगा इसका काम, NO2, केवल एक ही NO2 को जोड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा अगर टेम्परेचर को बढ़ा दिया जाए, टेम्परेचर करीब कर दिया 100 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर बढ़ गया, उच्च ताप हो गया, तो क्या होता है, डाई नाइट्रो व्युत्पन्न बनते हैं। तो टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ रहा है नहीं, 100 डिग्री सेल्सियस, तो क्या बन गए, डाई नाइट्रो। ठीक है, अब नेक्स्ट है नाइट्रिक कारक की प्रकृति, नेचर नाइट्रिक कारक की प्रकृति। अब नाइट्रिक कारक की प्रकृति पर कैसे, यदि तीव्र नाइट्रिक कारक प्रयोग में लिया जाता है तो वलय में जो
नाइट्रो समूह जुड़ेंगे उनकी संख्या बढ़ जाएगी। जैसे अब देखो, हमने बेंजीन का नाइट्रीकरण करवा रहे हैं, हमने ले लिया तीव्र नाइट्री कारक सधूम नाइट्रिकम ले लिया, ये तीव्र नाइट्री कारक का कार्य करता है। तो क्या होगा, इसकी संभावित सभी स्थितियों पर NO2 जुड़ जाएगा। अधिकतम इतनी NO2 जुड़ सकते हैं, तो जितनी जोड़ सकते हैं वो जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या है, इसकी नेचर पर जो नाइट्री कारक हम यूज कर रहे हैं। इसके बाद थर्ड, नाइट्रीकृत होने वाले पदार्थ पर। अब इस पर भी तो डिपेंड करेगा कि कौन सा पदार्थ नाइट्रीकृत हो रहा है। देखो, इसका नाइट्रिक, ये बेंजीन है और ये फिनॉल, दोनों अलग अलग है। ये तो सक्रिय समूह है ना, सक्रिय, क्योंकि OH ने इस बेंजीन वाले को सक्रिय कर दिया। इसके अलावा इसमें कोई सक्रियकारी समूह जुड़ा है नहीं, तो ये दोनों अलग अलग नेचर के हो गए। ठीक है, तो हम इन दोनों को ही डिफ्रेंशिएट करेंगे। देखो, अगर हम केवल बेंजीन वाले लेते हैं और सांद्र केवल HNO3 ले लो प्लस H2SO4 करके नाइट्रिक कारक मिश्रण ले लो, कोई सा भी, सिर्फ नाइट्रीकरण कर पा रहे, तो केवल एक ही स्थिति पर संभावना होती है NO2 टेम्परेचर के अकॉर्डिंग। अगर टेम्परेचर बढ़ गया तो एक और जुड़ जाएगा, टेम्परेचर कम है तो एक NO2 जुड़ेगा। लेकिन अगर हम फिनॉल की बात करें तो फिनॉल में अधिक फिनॉल के OH समूह के कारण ये बेंजीन वाले इतनी एक्टिव हो जाती है कि इसकी एक्टिवनेस इतनी बढ़ जाती है कि जितनी भी संभावित ये ऑर्थो और पैरा पर समूहों को जोड़ता है, तो दोनों ऑर्थो और पैरा पर समूहों को जोड़ ही देगा। सेम और यहाँ पर तो क्या होगा, OH, यहाँ पर NO2 और यहाँ पर NO2 और यहाँ पर भी NO2, तो जोड़ देगा। तो देखो, इन दोनों नाइट्रिक कारक सेम यूज के कर रहे हैं, लेकिन दोनों का नेचर अलग है, तो प्रोडक्ट अलग बन रहा है। ठीक है, तो ये फैक्टर्स हो गए जो अफेक्ट कर रहे हैं नाइट्रीकरण। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट, जो नाइट्रोएरीन है, मतलब साइक्लिक रिंग में, एरोमेटिक रिंग में NO2 जुड़ना, उसकी कुछ अन्य विधि भी हैं, काफ़ी सारी हैं। तो हम उन विधि के बारे में पढ़ते हैं। जैसे कि फर्स्ट है, मैं लिख देती हूँ हेडिंग, नाइट्रोएरीन की कुछ अन्य विधियाँ। ओके, इसकी कुछ अन्य विधियाँ पढ़ लेते हैं। देखो, फर्स्ट है एमिनो यौगिकों के साथ ऑक्सीडेशन विद एमिनो कंपाउंड। ठीक है, मैं एमिनो यौगिकों के साथ ऑक्सीकरण करवाना है। तो क्या होता है, इस विधि का यूज क्यों किया जाता है, जब किसी यौगिक का सीधे नाइट्रीकरण करना संभव नहीं होता तो यूज करते हैं इसका। जैसे देखो, हमने क्या किया, एमिनो यौगिक का ऑक्सीडेशन करना है। अब मैंने लिया NH2, ठीक है, और ऐसा एमिनो कंपाउंड लिया जिसके एक तरफ NO2 भी जुड़ा हुआ है। ठीक है, अगर हम इस NH2 को NO2 में बदलना चाहें तो इसका सीधे ऑक्सीकरण नहीं होगा। हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर ले रहे हैं पर सल्फ्यूरिक अम्ल। तो पहले क्या बनेगा, डायरेक्ट नहीं बनेगा NO2, पहले NO जुड़ेगा। मैकेनिज्म नहीं है इसकी, डायरेक्ट रिएक्शन ही याद करनी है आपको। तो पहले ये इसमें NO में बदलेगा, फिर दोबारा से HNO3 नाइट्रिक कारक मिश्रण लेना पड़ेगा, कोई भी नाइट्रीकरण करने वाला कारक रिएजेंट लेना पड़ेगा। फिर बाद में जाके दोबारा से किस में बदलेगा, NO2 में बदलेगा। तो NH2 को डायरेक्ट हम NO2 में नहीं बदल पा रहे, पहले NO बन रहा है बीच में, फिर NO2 बन रहा है। तो हम क्या करते हैं, इसको डायरेक्ट NO2 ग्रुप में इस समूह को बदलने के लिए क्या करते हैं, अब मैं डायरेक्ट एरो लगा रही हूँ, मतलब हम एक ऐसा रिएजेंट यूज करेंगे जो डायरेक्ट उसको बदल देगा। उसका नाम होता है परऑक्सी ट्राइफ्लोरोएसिटिक अम्ल, F3CO3H। ये है परऑक्सी ट्राइफ्लोरोएसिटिक अम्ल, इसके द्वारा ये डायरेक्ट इसमें बदल जाता है। तो ये कुछ स्पेशल मेथड होता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट सेकंड, डाई एजोनियम लवणों का प्रतिस्थापन अभिक्रिया। काफ़ी पढ़ चुके हो आप डाई एजोनियम लवण के बारे में, तो ये भी कुछ स्पेशल रिएक्शन है, डाई एजोनियम लवणों की प्रतिस्थापन रिएक्शन। देखो, तो क्या होता है,
डाईएजोनियम लवण भी NH2 को NO2 में ही बदलता है, लेकिन बीच में क्या बनाना पड़ता है उसमें, डाईएजोनियम। देखो मैं रिएक्शन लिखती हूँ, यहाँ NH2 है और यहाँ क्या है NO2। तो मैंने स्टार्टिंग में जब एमिनो से नाइट्रीकरण करवाया था तो मैंने NH2 को डायरेक्ट NO2 में बदल दिया था। बदला कैसे था अब यहाँ पर पता लग जाएगा, ठीक है। तो देखो अब हम क्या करेंगे, NaNO2 प्लस HBF4, इसका हम करवाएंगे डाईएजोटीकरण। डाईएजोटीकरण कारक क्या है, ये वाला। इसके द्वारा डाईएजोटीकरण करवाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पर N2 और BF4 माइनस N2 प्लस NH2 डाईएजोनियम लवण में बदलता है तो इस तरह से बदलता है। यहाँ पर अगर HCl लेते तो क्या हो जाता है, N2Cl माइनस, लेकिन हमने HBF4 लिया है तो N2BF4 माइनस। ज़्यादातर आपने Cl माइनस वाली रिएक्शन पढ़ेंगे, तो ये भी इसमें। अब देखो यहाँ पर NO2 जुड़ा ही हुआ है। अब क्या होगा, दोबारा से जब हम NaNO2 और कॉपर की उपस्थिति में जब रिएक्शन करवाएंगे तो क्या होगा, यहाँ से N2, देखो ये बना कैसे, जब हमने NaNO2 प्लस HBF4 की अभिक्रिया करवाई तो क्या बन गया, ये बन गया। अब जैसे ही हमने NaNO2 और कॉपर की उपस्थिति में रिएक्शन करवाई तो क्या होगा, इसमें यहाँ से निकलेगा N2, तो फर्स्ट निकाल दिया हमने माइनस N2, ठीक है। अब इसके बाद एक Na, देखो जो बोरोन होता है मैक्सिमम 3 बॉन्ड बनाता है, ठीक है। अगर अब कोई F इसके साथ जुड़ा है, इसका मतलब इसने इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया है इसको, तो इस पर माइनस आ गया है, ठीक है। तो अगर हम एक F को अलग करेंगे तो ये अपने माइनस को साथ में ले जाएगा और इसको न्यूट्रल कर जाएगा, ठीक है। तो अब इसमें से क्या निकलेगा, क्या निकलेगा, हाँ Na एक F को लेके इसमें से चला जाएगा, क्या निकलेगा, माइनस NaF, ठीक है। अब क्या होगा, बचा क्या, BF3, न्यूट्रल हो गया, निकल गया BF3, ठीक है। अब क्या बचा वो दिख रहा है, कॉपर की प्रेजेंस में क्या बचा है, केवल NO2, तो इस स्थिति पर क्या हो जाएगा, NO2, बस हो गया। तो अब जब भी रिएक्शन करो या फिर ऑर्गेनिक जो का जो एग्ज़ाम होता है उसमें कुछ रिएक्शंस ऐसी आती हैं जिसमें डायरेक्ट ये रिएजेंट लिखा होगा बीच में और इसकी प्रेजेंस में क्या प्रोडक्ट बनेगा। तो अगर ये NaNO2 HCl या HBF4 तो डायरेक्ट ये बनाना है, उसके बाद NO2 जोड़ो। मतलब ये क्या करता है, NH2 को NO2 में बदल देता है, NO2 लगाओगे, ठीक है। ये हो गई नाइट्रो एल्केन बनाने की कुछ जो अन्य विधियों में थी, ये 2 हो गई। इसके बाद है कुछ, मैंने बोला था सबसे पहले कि पहले सिंथेसिस पढ़ेंगे, फिर कुछ कैरेक्टर पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, फिर उसके बाद पढ़ेंगे हम इसके केमिकल रिएक्शन। तो हम केमिकल रिएक्शन पढ़ते हैं। नेक्स्ट है केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस में सबसे पहले केमिकल प्रॉपर्टीज़ या केमिकल रिएक्शन में सबसे पहले पढ़ेंगे हम एसिडिक नेचर, अम्लीय गुण। अब इसका अम्लीय गुण कैसा होता है, अम्लीय गुण से मतलब है H+ निकालने की क्षमता, ठीक है। तो मैं पहले एक कंपाउंड बना लूँगा, CH, यहाँ 2 की जगह में H को इधर ले लूँगा, ठीक है, और NO2, ये हो गया NO2, 1 2 3 4 बॉन्ड है इसलिए इस पर है पॉजिटिव, ठीक है। तो मैंने ये लिख दिया, एक नाइट्रो एल्केन लिख दिया, ठीक है। अब हमने क्या किया, हमें इसमें से H+ निकालना है, ये बताना है कि इसकी प्रॉपर्टी कैसी है कि H+ निकालेगा या नहीं। तो जिनमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, जैसे ये NO2, उसके बाद फर्स्ट कंडीशन ये होगी अल्फा कार्बन से जुड़े अल्फा हाइड्रोजन, तो क्या बोलेंगे अल्फा हाइड्रोजन। जिनमें अल्फा हाइड्रोजन युक्त नाइट्रो एल्केन होते हैं, जो नाइट्रो एल्केन अल्फा हाइड्रोजन युक्त होते हैं, ठीक है, उनमें अल्फा हाइड्रोजन घटने की संख्या क्या रहती है, घटने की संख्या मतलब जितनी जल्दी H+ निकलेंगे तो घटने की संख्या ही तो होगी। घटने की संख्या के साथ अम्लीय सामर्थ्यता बढ़ रही है, मतलब जैसे जैसे H+ निकलते जाएंगे, जितनी जल्दी H+ निकलेंगे अम्लीय सामर्थ्यता बढ़ेगी, ठीक है ना।
तो जितनी जल्दी जल्दी एस प्लस निकलेंगे तो हम घटने की संख्या, जितनी जल्दी संख्या घटेगी उसकी बेसिस पे कहते हैं उतना जितना अम्लीय है उतना कितना कितनी अम्लीयता ज़्यादा है, कितनी अम्लीयता कम है। ठीक है, तो जैसे हमने क्या लिया है, ये एग्जाम्पल लिया है, हमने क्या किया, अब यहाँ पर अब अम्ल है तो कोई क्षार लेना पड़ेगा, तो हमने OH माइनस ले लो या फिर NaOH ले लो जिसमें OH माइनस H को ले जाएगा। ठीक है, तो ये OH माइनस यहाँ से H निकालेगा तो H2O गया, तो यहाँ क्या आएगा RCH, यहाँ माइनस N प्लस डबल बॉन्ड O माइनस, आ गया। अब देखो इसके बाद अब इसमें कुछ रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनेगी, जैसे अब देखो ये पॉजिटिव चार्ज खत्म करने की कोशिश कर, सॉरी ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस पे माइनस, ठीक है, इसमें माइनस आ गया। अब इसके साथ ही ये बॉन्ड इधर आके बन जाएगा। ठीक है, तो कुछ रेजोनेंस होगा तो यहाँ माइनस आ जाएगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ जाएगा। ठीक है, तो देखो आगे RCH डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड O माइनस। अब देखो अभी भी 4 बॉन्ड है तो यहाँ प्लस बकायदा बना ही रहेगा। ठीक है, तो ये रेजोनेटिक स्ट्रक्चर मतलब जैसे ही H प्लस निकला तो जो स्ट्रक्चर बनी उसने रेजोनेंस करके अपनी स्टेबिलिटी को गेन कर लिया, ये स्टेबल हो गई। जैसी स्टेबल होगी तो सभी कोई भी स्पीसीज, कोई भी एलिमेंट ये चाहता है कि हम अपनी स्टेबिलिटी को बढ़ा सकें। तो जैसे ही इसमें से H प्लस निकला तो इसकी स्टेबिलिटी बढ़ी, तो जल्दी से क्या करेगा, जल्दी जल्दी H प्लस निकालेगा, स्टेबिलिटी को गेन करेगा, तो इसके अम्लीय गुण ज़्यादा होगा। ठीक है, तो जितनी जल्दी H, और इसके अलावा जितनी जल्दी H प्लस निकलेगा, H प्लस की जल्दी जल्दी H प्लस निकलेंगे, इसका मतलब है H प्लस निकलना ही अम्लीय गुण को बता रहा है। तो क्या होगा, जितनी जल्दी H प्लस निकलेंगे उसके आधार पर हम देखेंगे कि अम्लीयता ज़्यादा है, अम्लीयता। ठीक है, इसके अलावा H प्लस निकलने पर ये रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनाता है और स्टेबिलिटी को गेन करता है। इसके बाद है कि नाइट्रो एल्कीन की अम्लीयता के 2 कारण हैं। अब वो 2 कारण कौन से हैं? फर्स्ट है कि नाइट्रो एल्कीन के प्रबल -I प्रभाव के कारण अल्फा हाइड्रोजन परमाणु और ज़्यादा अम्लीय हो जाता है। फर्स्ट है NO2, कौन सा, ये वाला समूह, इसका -I इफेक्ट। अब ये -I इफेक्ट क्या करता है, इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचता है। जैसे अगर हम इसको लें तो क्या करेगा, ये NO2 -I प्रभाव, तो ये अपनी इस बंद के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचे हुए रहेगा, तो सारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन की तरफ सेंटर रहेगी। ठीक है, इसकी तरफ केंद्रित रहेगी। अब कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी महसूस होगी, तो ये कार्बन क्या करेगा, अपने से जुड़े हाइड्रोजन के बॉन्ड को तोड़ेगा और बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ लेगा, क्योंकि इसके पास जब इलेक्ट्रॉन की कमी महसूस हो रही है तो ये कोशिश करेगा एक बॉन्ड तोड़ दे और अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन ले ले, तो आसानी से H प्लस निकाल देगा। तो NO2 के -I प्रभाव से क्या हो रहा है, कार्बन H प्लस को निकाल रहा है। ठीक है, तो अम्लीयता का एक रीजन ये हो गया। इसके बाद सेकेंड, जब प्रोटॉन निकल जाता है, इसी बेसिस पे बता रही हूँ अभी मैं 2 कारण कैसे हैं, कि जब इसमें से H प्लस निकल जाता है, दूसरा कारण क्या है, H प्लस निकल जाता है, तो क्या होता है, ये स्ट्रक्चर बनती है और ये स्ट्रक्चर आगे जाके रेजोनेंस करती है और क्या करती है, स्टेबिलिटी। ठीक है, तो जैसे ही H प्लस निकलता है, H प्लस निकलने के बाद जो स्ट्रक्चर बनती है वो रेजोनेंस से स्टेबिलिटी गेन कर लिया है, तो जल्दी से H प्लस निकालते हैं और आगे स्टेबिलिटी। तो ये दोनों रीज़न इसी बेसिस पे समझ में आ जाएंगे। ठीक है, इसके बाद फर्स्ट होगी अम्लीय अभिक्रिया, तो इसके अम्लीय गुण से अम्लीय अभिक्रिया, तो यहाँ ये वही अम्लीय रिएक्शन या फिर अम्लीय गुण। ठीक है, अम्लीय रिएक्शन कब देंगे, जब H प्लस निकलेगा तभी तो अम्लीय रिएक्शन होंगी, तो ये हो गया अम्लीय गुण। इसके बाद है नेक्स्ट नाभिक स्नेही, सॉरी इसमें अभी अम्लीय गुण की अभिक्रिया रह गई है। देखो अब देखो, जैसे ही इसमें से हमने H प्लस निकाला, ठीक है, तो अब मैं एक और जिसके बेसिस पे हमें रिएक्शन लिखने, देखो दोबारा लिखेंगे। मैंने CH3 लिया और इसमें NO2 लगाया हुआ है। ठीक है, अब जैसे ही अम्लीय क्षार लिया, NO2 का अल्फा कार्बन ये है, अल्फा हाइड्रोजन होगा, इसमें से H प्लस निकलेगा, H प्लस निकलेगा तो यहाँ क्या बनेगा, CH2, ठीक है, N डबल बॉन्ड O माइनस, अभी कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये माइनस क्या करेगा आगे, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किस पे जाएंगे, इस वाले का ऑक्सीजन पे। पहले देखो
ये इसकी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर होगी। तो क्या होगा इसमें, तो CH2 डबल बॉन्ड N, सिंगल बॉन्ड O माइनस, और यहाँ पर भी क्या आ गया O माइनस, ये स्ट्रक्चर बन गई। ठीक है, अब हम क्या करें, ठीक है, कि अब इसमें हम दोबारा से जो H प्लस निकला है दोबारा उसकी अभिक्रिया करवा दें। तो अब जहाँ माइनस दिख रहा है वहाँ जुड़ जाएगा, तो CH2 N O माइनस, और एक पे जोड़ देते हैं हम H। देखो ये बनेगा, कुछ नहीं किया, केवल पहले H प्लस निकाला था, फिर रेजोनेंस दिखा दिया इसमें, तो उसके बाद हमने H प्लस को जोड़ दिया। ठीक है, अब ये जो बना है डबल बॉन्ड हो रहेगा, इसका नाम होता है एसी नाइट्रो एल्केन। क्या नाम है इसका, एसी नाइट्रो एल्केन। ठीक है, अब ये जो एसी नाइट्रो व्युत्पन्न होता है या एसी नाइट्रो एल्केन होता है, ये नाभिक स्नेही और इलेक्ट्रॉन स्नेही दोनों की तरह काम कर सकता है। इसका ये जो है ना, ये नाभिक स्नेही की तरह भी काम कर सकता है और इलेक्ट्रॉन स्नेही की तरह भी। कैसे कर सकता है वो देखो। अब देखो, सबसे पहली मैं रिएक्शन लिख रही हूँ जिसमें ये इलेक्ट्रॉन स्नेही, तो मैं लिख रही हूँ वर्क एज न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल, तो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, एसी नाइट्रो एल्केन को ले लेते हैं, उसको हमको लेंगे जिसमें कार्बन नाइट्रोजन में जो मैंने तीनों चारों बनाई है ना, अनाज बनाया, H प्लस जोड़ा है, वो कुछ एसी नाइट्रो एल्केन ही बोला जाता है पूरा का पूरा। तो अब मैं लिख रही हूँ, देखो CHR N प्लस ऑक्सीजन माइनस और डबल बॉन्ड, ये लिया। तो अब ये देखो क्या किया है, दोबारा से वो बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड जैसे ये बनाया था ना मैंने, ये देखो यहाँ पे CH डबल बॉन्ड N O माइनस डबल बॉन्ड, या मैंने क्या किया था, सॉरी यहाँ पे क्या हुआ था, मैंने इस लास्ट में ये स्ट्रक्चर बनाई थी कुछ, है ना। अब क्या करेंगे, वो इस H प्लस को निकाल देंगे दोबारा से। H प्लस को निकालने पर क्या होगा, यहाँ माइनस आएगा, ये माइनस इधर जाएगा और ये माइनस इधर जाएगा, तो यहाँ क्या आएगा CH माइनस N प्लस एक ऑक्सीजन माइनस एक डबल बॉन्ड। अब हमने क्या किया, सिर्फ इस पोजीशन पे R जोड़ दिया है। ठीक है, इस पोजीशन पे R। अब हम ये भी एसी नाइट्रो व्युत्पन्न है, ठीक है ना, वो एसी नाइट्रो व्युत्पन्न। अब इसका यूज़ करेंगे हम न्यूक्लियोफाइल की तरह। ठीक है, ये एक दूसरे की ट्रांसफॉर्म स्ट्रक्चर है, एक दूसरे में इंटरचेंज होने वाली। अब देखो न्यूक्लियोफाइल की तरह कैसे काम करेगा, R लिया, C डबल बॉन्ड H। ठीक है, अब इसका वर्क करवाना है न्यूक्लियोफाइल की तरह। अब देखो नाभिक किसने की तरह, पहले इसके बॉन्ड देख लेते हैं, 1 2, वैसे 1 2 3 3 बॉन्ड बने अभी, माइनस लगाई देंगे। देखो इसमें मैंने माइनस को R की माइनस लगा के R लगा दिया, लेकिन माइनस यहाँ पर है क्योंकि 3 बॉन्ड ही बने हैं अभी। ठीक है ना, तो देखो ये माइनस है। अब देखो कैसे न्यूक्लियस, हमने बॉन्ड ब्रेक किया, इस पे माइनस है, तो इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा है, पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा। तो हम पॉजिटिव पहले अराइज करते हैं, इसमें माइनस और इस पर क्या आ गया। अब ये प्लस माइनस आपस में जुड़ सकते हैं कि नहीं, ये माइनस इस पर अटैक करेगा तो वर्क एज न्यूक्लियोफाइल नहीं हो गया। ठीक है, नाभिक स्नेही। तो अब देखो, अब नाभिक स्नेही को बिल्कुल क्लैरिफाई करने के लिए कि कोई भी आयन नहीं बचे, हम क्या करेंगे, माध्यम में HOH ले लेंगे। तो H2O ले लिया, माध्यम जलीय ले लिया, तो यहाँ OH माइनस निकल गया, H प्लस बचा, H प्लस किसके साथ जुड़ गया। तो मैं डायरेक्ट प्रोडक्ट लिख रही हूँ, फिर समझाती हूँ। ठीक है, यहाँ आ गया OH CH H R 1 2 3 4 N प्लस सिंगल बॉन्ड O माइनस डबल बॉन्ड। देखो कुछ ये स्ट्रक्चर बन गया। इसमें क्या हुआ, H प्लस तो इस पर अटैक किया, जिससे पॉजिटिव चार्ज बिल्कुल शार्प अलग दिखाई दे रहा है। ठीक है ना, जब कोई भी आयन नहीं है, सिर्फ पॉजिटिव दिख रहा है, तो आसानी से नाभिक स्नेही आक्रमण करेगा और इसके साथ जुड़ गया। ठीक है, तो इसकी ये नाभिक स्नेही की तरह आक्रमण हो गया। ठीक है, इसके बाद है इलेक्ट्रॉन स्नेही।
वर्क एज इलेक्ट्रोफाइल की तरह वर्क देखो। जो ये नाभिक स्नेह की तरह उपयोग में आता है वो दो तरह से आता है, दो तरह की विधियों से आता है। एक है जल अपघटन और दूसरा है स्वतः संघनन, सेल्फ कंडेंसेशन, हाइड्रोलाइसिस एंड सेल्फ कंडेंसेशन। अब इसको हम नेक्स्ट लेक्चर वीडियो